अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। आए इसे देख लेते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर टेकिंग फ्रॉम द लेजर ऑफ अब्बास एंड कंपनी ऑन December 31, 2005। ये डेबिट बैलेंस दिया गया है एंड ये क्रेडिट बैलेंस दिया गया है। डेबिट बैलेंस का टोटल है 6,23,000, 6,23,000। अब है डेटा फॉर एडजस्टमेंट। डेटा फॉर एडजस्टमेंट के लिए हमें कुछ 6 एडजस्टमेंट दी गई हैं। रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया है प्रीपेयर इनकम स्टेटमेंट, प्रीपेयर क्लासिफाइड बैलेंस शीट, एडजस्टिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज। वही यूजुअली जो रिक्वायरमेंट दी जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन में वही दी गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हम कहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, सेल्स से। ठीक है, हमें क्वेश्चन से सबसे पहले जो है वो सेल्स दी। यहाँ पे सेल्स दी गई है 4 लाख की। सेल्स हमने लिखी 4 लाख की। अब हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्योंकि यहाँ पे कोई सेल डिस्काउंट, कोई सेल्स रिटर्न वगैरह नहीं थी, इसलिए हमने जो सेल्स हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से मिली थी, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से, वो थी 4 लाख की और हमने एज इट इज़ वही रिकॉर्ड कर दी। अब डायरेक्ट हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग चाहिए होती है, जो कि हमें यहाँ पे प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से मिलेगी 80,000 की। हमने यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग 80,000 ऐड करेंगे। परचेजेस, यहाँ पे परचेजेस जो थी वो 2,50,000 की थी। परचेजेस 2,50,000 लेस करेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न यहाँ पर आपको मिलेंगी 15,000 की। आपने यहाँ पे 15,000 की परचेज रिटर्न लेस कर दी। ठीक है, परचेजेस 2,50,000 की थी, लेस करी परचेज रिटर्न, आपके पास नेट परचेजेस आ गई 2,35,000 की। उस अमाउंट को आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग में ऐड कर देंगे, सो आपके पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गई 3,15,000 की। अब आप लेस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आपको डेटा फॉर एडजस्टमेंट में दी गई होगी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन December 31, 2005 85,000 की। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से हम लेस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 85,000। जब हमने दोनों अमाउंट को आपस में माइनस किया, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 2,30,000 का। सेल्स थी 4 लाख की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,30,000। हमने जब माइनस किया इन दोनों अमाउंट को, ग्रॉस प्रॉफिट आया हमारे पास 1,70,000। ठीक है, सेल्स से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करेंगे, सो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1,70,000 का। अब हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखें भाई, सबसे पहले हमने यहाँ से लिया सैलरीज एक्सपेंस 5,000 का। अब नीचे देखेंगे कि कोई एडजस्टमेंट के डेटा में हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस है। सो यहाँ पे सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर का बताया हुआ 7,000। देखिए, फॉर द ईयर का मतलब ये होता है कि साल का बताया हुआ पूरा, जो इस साल हुआ है। यहाँ पे जो ईयर है, करंट ईयर, वो ये चल रहा है 2005। ठीक है, तो 2005 का बस ये बताएं कि एक्सपेंस कितना है, क्योंकि पूरे साल का एक्सपेंस हम इनकम स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं और वही क्लोजिंग एंट्रीज में आगे चल के रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर से बात होगी 2005 की। ठीक है, तो 2005 में जो सैलरी एक्सपेंस हुआ है फॉर द ईयर का वो हुआ है 7,000, लेकिन हमें यहाँ पे डेटा में दिया हुआ है 5,000 का। तो 5,000 जो है वो पे हैं, लेकिन ये 7,000 जो बता रहे हैं, ठीक है ना, 7,000 हमें बता रहे हैं कि पूरे साल का भाई एक्सपेंस जो हुआ था वो तो 7,000 था। तो इसके जो 2,000 है, देखें 5,000 ऊपर जो सैलरी एक्सपेंस होता है, जिस भी तरह का ऊपर एक्सपेंस होता है वो पे हुआ होता है, और नीचे अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंस हमें बताया जाता है वो होता है पेड, अनपेड, जो कि हमें आगे चल के पे करना होता है। तो हमने कहा भाई 5,000 का तो ऊपर पे था, लेकिन नीचे 7,000 का बता रहे हैं, तो बाकी के जो 2,000 है वो पे नहीं है, वो है पेबल। सो यहाँ पर हम एंट्री यहाँ पर जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो किस तरीके से करेंगे कि सैलरीज एक्सपेंस 5,000 ऐड करा सैलरी एक्सपेंस 2,000 का, और इसलिए जो फॉर द ईयर का सैलरीज एक्सपेंस है वो 7,000 का हो गया। ठीक है, टोटल सैलरी एक्सपेंस जो बता रहे हैं फॉर द ईयर का वो 7,000 का बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 5,000 का ऊपर दिया गया है और 2,000 का और है जो लिखना भूल गए हैं, सो हमने अब उसको रिकॉर्ड कर लिया 2,000 को। तो टोटल सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर का हो गया 7,000 का। ठीक है, इस एंट्री को, फॉर द ईयर वाली एंट्री को इस तरीके से लेके चलना है। अब इसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस, ये तो एक प्रीपेड है। रेंट एक्सपेंस देखते हैं 5,000 का। अब यहाँ पे दिया हुआ रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 4,000। तो फॉर द ईयर वाली जो एंट्री है वो इम्पॉर्टेंट है, वो हमें ये बता रही है कि इस साल का जो रेंट एक्सपेंस है वो हुआ 4,000 का, लेकिन ऊपर वो 5,000 का बता रहे हैं। तो एक्सपेंस जो है वो सब सिर्फ 4,000 का हुआ है, और इस 4,000 को ही हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे कि रेंट एक्सपेंस जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में दिया था वो 5,000 का था। अब लेस करें रेंट एक्सपेंस, और जब मैंने बताया था जब
एक जैसे अकाउंट दोनों आपस से माइनस हो रहे हैं। अब देखिए रेंट एक्सपेंस पर 5000 का है, रेंट एक्सपेंस इससे माइनस हो रहा है, इट्स मीन कि ये प्रीपेड, ठीक है, ये प्रीपेड है इसलिए एक्सपेंस से माइनस हो रहा है। तो 5000 का एक्सपेंस था, 1000 का अभी प्रीपेड है, तो 4000 का एक्सपेंस हुआ है बस, ठीक है। ये नहीं है कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंस दिया हुआ तो भाई ये रेंट एक्सपेंस ही है और यही लिखना है, नहीं, ऐसा हो सकता है, गलती से भी कोई अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड हो सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर हुआ है कि 5000 का एक्सपेंस ऊपर बता रहे हैं लेकिन नीचे उन्होंने बताया सिर्फ 4000 का। 1000 का वो एक्सपेंस है जो वक्त आया नहीं लेकिन पहले ही पे कर दिया, तो वो तो प्रीपेड कहलाएगा। और यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो फॉर द ईयर एक्सपेंस लिखेंगे, ठीक है। तो रेंट एक्सपेंस हमने यहाँ पे 4000 लिखा, ये कैलकुलेशन करके यहाँ पे दिखानी है। अब हमारे जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंस है वो खत्म हो गई क्योंकि सिर्फ सैलरीज एक्सपेंस है एंड रेंट एक्सपेंस है। अब एडजस्टमेंट के डेटा पर आ जाते हैं। एडजस्टमेंट के डेटा जो है वो हमारे पास सबसे पहले इंश्योरेंस एक्सपायर्ड बाय 2500 और वहाँ पे जो था इंश्योरेंस वो था 5000 का। 5000 का प्रीपेड था पर एक्सपायर्ड जो हो गया है वो 2500 का हो गया। सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, भाई इंश्योरेंस एक्सपेंस 2500 का। ऊपर से उस अमाउंट को कोई माइनस लेस या ऐड वैड नहीं करेंगे, बट जो इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है 2500 का वो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर 6500 का, ये रिकॉर्ड होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 6500 का। इसके बाद आ जाते हैं सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये रिकॉर्ड हो गया है, रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर ये रिकॉर्ड हो गया। और इन दोनों के जो है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिए हैं कि हर बार ये नहीं होगा कि जैसे कि सैलरीज एक्सपेंस में क्या था कि 2000 का जो एक्सपेंस था वो पे नहीं था लेकिन हमें ऐड करके तो लिखना है, और यहाँ पर प्रीपेड वाली थी, ठीक है। दोनों एंट्री फॉर द ईयर की हैं लेकिन एक में जो है वो पेबल वाला आ रहा है और एक में प्रीपेड वाला आ रहा है, तो इन चीज़ों को भी देखना है, ठीक है। और इन दोनों के कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए कि फॉर द ईयर वाली एंट्री पेबल भी हो सकती है और फॉर द ईयर वाली एंट्री जो है वो प्रीपेड की भी हो सकती है, ठीक है। अब फिफ्थ में ऑफिस सप्लाइज ऑन हैंड। ऑफिस सप्लाइज ऑन हैंड मतलब कि हमारे हाथ में है, ये प्रीपेड है 3000 का। ऑफिस सप्लाइज यहाँ पे 8000 का था, अब वो कह रहे हैं कि प्रीपेड 3000 का लेके 8 में से जब 3000 जाएंगे तो बाकी ये बचे 5000, वो एक्सपेंस में चेंज हो गए। सो यहाँ पे हमने ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस लिख के 5000 दी, कोई कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। अगर चाहें तो कर भी सकते हैं, 8000 में से आप 3000 जो है वो यहाँ पे माइनस करके दिखा सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है। आप इस तरीके से जो है वो कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं कि ऑफिस सप्लाईज जो था वो 8000 का था, अब रह गया 3000 का, तो रिमेनिंग 5000 जो वो एक्सपेंस में चेंज हो गए, वो हमने ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस के नेम से ऑपरेटिंग एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया। लास्ट में थी एंडिंग इन्वेंट्री जो हम ले चुके हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। हमारे एक्सपेंसेस खत्म हो गए, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से भी हमने पिक कर ली सारे एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग और वो डेटा फॉर एडजस्टमेंट से भी ले लिया। अब हम एक्सपेंसेस जो हैं वो टोटल कर लेते हैं। एक 7000 का था, एक 4000, एक 2500, एक 6500, एक 5000। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे कितने हो गए 25000 के। जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट को टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से माइनस करेंगे सो हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो 1,45,000, हमारा नेट प्रॉफिट जो आया वो आया 1,45,000 का, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ज़्यादा था और एक्सपेंसेस हमारे कम थे, तो हमें जो अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा हुआ है 1,45,000 का, और ये है नेट प्रॉफिट। अब हमारी इनकम स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम बैलेंस शीट पर आते हैं, प्रीपेयर क्लासिफाइड बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट का पैटर्न फॉर्मेट आपको पता है, बैलेंस शीट एसेट्स लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज। सबसे पहले हम लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या आता है, करंट एसेट्स में सबसे पहले आता है कैश, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले है 5,50,000 का कैश, सही है, ठीक है। यहाँ हमने 5,50,000 लिखना है। सॉरी ये 5,50,000 नहीं, ये 55,000, ठीक है। मैं इसे समझी थी 5,50,000, ये है 55,000, ठीक है। सो हमने सबसे पहले करंट एसेट में कैश कितना लिखा 55,000 का। अब है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल 1,50,000 का, हमने अकाउंट रिसीवेबल एज इट इज़ 1,50,000 का यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया क्योंकि कोई अलाउंसेस वगैरह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम मर्चेंडाइज ओपनिंग, हम एंडिंग कंसिडर करते हैं। एंडिंग हमारे पास गिवन है 85,000 की, हम यहाँ पे एंडिंग रिकॉर्ड कर देंगे 85,000 की। इसके बाद अगर हमें करंट एसेट दिखाई दे तो ये है ऑफिस सप्लाइज 8,000 का, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ऑफिस सप्लाइज है आप 3,000 का,
ठीक है। सो यहाँ पर हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, ऑफिस सप्लाईज हमारा 8000 का था, हम लेस करें ऑफिस सप्लाईज 5000 का, क्योंकि ये 5000 जो है वो एक्सपेंस में चेंज हो गए, इसलिए 8 में से जब 5000 माइनस होंगे तो 3000 का ऑफिस सप्लाई, मतलब ये ऑफिस सप्लाई जो 3000 का एंडिंग बचा है वही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, लेकिन कैलकुलेशन दिखाने के बाद, ठीक है। कंप्यूटेशन यहाँ पे शो ज़रूर करनी है कि ऑफिस सप्लाईज 8000 का था, 5000 का एक्सपेंस में चेंज हो गया, अब ऑफिस सप्लाईज बचे 3000 का, जो कि हमने बैलेंस शीट में करंट एसेट में रिकॉर्ड करना है। ऑफिस सप्लाईज के बाद फर्नीचर जो कि फिक्स एसेट है, आगे इसका काम है। परचेज, सर्विस एक्सपेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस। अब है प्रीपेड इंश्योरेंस 5000 का, और यहाँ पर देखें एक्सपेंस हो गया है 2500 का। प्रीपेड इंश्योरेंस 5000 का था, 2500 से एक्सपायर्ड हो गया है, बाकी की जो अमाउंट है 2500 की वो अभी भी प्रीपेड है। सो हम यहाँ पे क्या कैसे लिखेंगे कि प्रीपेड इंश्योरेंस 5000 लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 2500, कि ये प्रीपेड इंश्योरेंस था, ये एक्सपेंस में चेंज हो गया, अब जो प्रीपेड इंश्योरेंस बचा वो 2500 का बचा, जो हमने यहाँ पे अमाउंट जो है वो यहाँ पे शो कर दी, रिकॉर्ड कर दी। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर करंट एसेट हमारे खत्म हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट की तरफ आ जाते हैं। इंश्योरेंस पार्ट हमारा एक एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, सैलरीज फॉर द ईयर में कोई प्रीपेड वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर में एक प्रीपेड वाली बात आई थी जो कि 1000 से आई थी, कि रेंट एक्सपेंस 5000 का था, लेकिन बात ये सामने आई कि सिर्फ 4000 का इस साल रेंट एक्सपेंस हुआ है, पूरे 5000 का नहीं हुआ है, तो वो 1000 कहाँ गए, वो 1000 गए प्रीपेड में। सो यहाँ पर हमने प्रीपेड लिख के 1000 लिख दी, और यहाँ पे आप कैलकुलेशन शो कर सकते हैं कि 5000 का एक्सपेंस था, ठीक है। साल के आखिर में हमें पता चला कि सिर्फ 4000 का एक्सपेंस हुआ, ठीक है। 5000 का एक एक्सपेंस था, लेकिन साल के आखिर में क्या पता चला कि यार वो एक्सपेंस सिर्फ 4000 का है, तो वो जो बाकी का 1000 है वो हुआ प्रीपेड, तो हमने प्रीपेड के नाम से यहाँ पे शो कर दिया। अब अगर देखा जाए तो आपके सारे एसेट जो करंट एसेट्स हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम टोटल कर लेते हैं। 55,000 का कैश, 1,50,000 का अकाउंट रिसीवेबल, 85,000 की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, ऑफिस सप्लाई 3000, प्रीपेड इंश्योरेंस 2500 एंड प्रीपेड रेंट 1000। इन सबको हमने प्लस करा, टोटल करंट एसेट्स 2,96,500, ठीक है। अब हमने लिखा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में सबसे पहले फर्नीचर आएगा। यहाँ पे फर्नीचर आप लोगों के पास है 65,000 का, यहाँ पे आपने फर्नीचर लिख दिया 65,000 का। लेस करेंगे अलाउंस, क्योंकि अलाउंस हमें ऊपर डेटा में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन एडजस्टमेंट के डेटा में यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ फर्नीचर पर 6500 का। सो हमने 65,000 से लेस करा अलाउंस 6500, सो हमारा फर्नीचर की जो अमाउंट है वो आई 58,500 की। तो टोटल फिक्स एसेट्स आपके 58,500 की, क्योंकि एक ही फिक्स एसेट है, उसी टोटल अमाउंट को हम नीचे उतार लेंगे और टोटल फिक्स एसेट के नाम से लिख दी जाएगी वो अमाउंट। टोटल करंट एसेट्स हमारे 2,96,500 एंड टोटल फिक्स एसेट्स कितने हैं 58,500। दोनों एसेट्स के टोटल को जब हमने प्लस करा तो टोटल एसेट्स हमारे आए 3,55,000। ये एसेट साइड आपकी कंप्लीट हो गई और हमने टोटल भी कर दिया। अब हम लायबिलिटीज एंड इक्विटीज साइड्स पर आ जाते हैं। लायबिलिटीज एंड इक्विटी साइड्स कौन सी थी, ये वाली। सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट लायबिलिटीज लिखते हैं। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले हम लिखते हैं अकाउंट पेबल। यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में आपको दिखाई दे रहा है अकाउंट पेबल 30,000 का, हमने यहाँ पे अकाउंट पेबल लिख दिया 30,000 का। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई करंट लायबिलिटी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डेटा फॉर एडजस्टमेंट की तरफ आ जाएंगे। डेटा फॉर एडजस्टमेंट की तरफ अगर हम आएँ तो जो सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर की थी उसमें पेबल वाली बात थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि 5,000 के ऊपर सर्विस एक्सपेंस रिकॉर्ड है, लेकिन वो बता रहे साल की तो 7,000 की हैं और ऊपर जो एक्सपेंस है वो तो पे होता है, और नीचे अगर बोला जाए कि भाई ज़्यादा एक्सपेंस है तो जो बाकी की अमाउंट है वो पे नहीं होती, वो पेबल के साथ फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सैलरी पेबल करके 2,000 लिखी। क्यों लिखे, क्योंकि 5,000 का सैलरी एक्सपेंस था, अब वो बता रहे 7,000 का, तो 7,000 में से 5,000 तो पे हैं, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची 2,000 की। 2,000 वो अमाउंट है जो कि पे नहीं है और हमें नेक्स्ट ईयर जाके पे करनी है, हम पर वो लायबिलिटी है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन शो कर सकते हैं कि 5,000 का एक्सपेंस जो है वो बताया जा रहा था, लेकिन एक्चुअल 7,000 का है, तो 2,000 जो है वो पे नहीं है, नेक्स्ट ईयर जाके पे करेंगे और वो हम पे एक लायबिलिटी है, इसलिए सैलरी पेबल के नाम से 2,000 यहाँ पर आ जाएंगे। जब इन दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे, 5,000 में से 7,000 माइनस करेंगे तो 2,000 आएंगे, जो कि एक पेबल है, सैलरी पेबल के नाम से आप इसको रिकॉर्ड कर देंगे। अगर अब देखा जाए तो आपकी करंट लायबिलिटीज़ भी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम टोटल कर लेंगे 30,000, 2,000, टोटल करंट लायबिलिटीज 32,000 की।
यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं थी, इसलिए हम डायरेक्ट ऑनर सिक्योरिटी पर आएंगे। ऑनर सिक्योरिटी में सबसे पहले हमने कैपिटल लिखा, जो कि यहाँ पे अब्बास कैपिटल जो था वो था 1,78,000 का। अब्बास कैपिटल लिखा 1,78,000 का, ड्राइंग वगैरह नहीं थी, सिर्फ नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। सो नेट प्रॉफिट हमारा था 1,45,000 का। हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऐड करा 1,45,000 का, तो टोटल ऑनर सिक्योरिटी हो गई 3,23,000 की। देखिए कैपिटल में हम लेस वगैरह करते हैं ड्राइंग, अब ड्राइंग नहीं है तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, कैपिटल में ड्राइंग लेस होती है, नेट प्रॉफिट ऐड होता है। अगर नेट लॉस है नेट प्रॉफिट की जगह तो वो हाँ, नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस है तो वो लेस होगा। सो यहाँ पर ड्राइंग नहीं थी और हमारे पास नेट लॉस भी नहीं था, नेट प्रॉफिट था, तो हमने उसको ऐड करा। ठीक है, तो कैपिटल 1,78,000 का था, नेट प्रॉफिट 1,45,000 का, दोनों अमाउंट प्लस करी तो टोटल ऑनर सिक्योरिटी आ गई आपकी 3,23,000। अब टोटल करंट लायबिलिटीज़ में हम टोटल ऑनर सिक्योरिटी को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल इक्विटीज़ आ जाएंगी 3,55,000 की, और टोटल एसेट टोटल इक्विटीज़ बिल्कुल सेम है। इट्स मीन कि हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है। बस ध्यान रहे कि कैपिटल में से तीन ही चीज़ें जो है वो ऐड और लेस होती हैं। तो कैपिटल रखेंगे, ड्राइंग तो हमेशा ही आप लेस करेंगे, लेकिन नेट प्रॉफिट जो होता है, सो मैं यहाँ पे कैपिटल का बता रही थी कि कैपिटल में से तीन ही चीज़ें ऐड और लेस होती हैं। ठीक है, कैपिटल होगा उसमें आप ड्राइंग को लेस करेंगे, जो कि हमेशा ही लेस करेंगे अगर ड्राइंग मौजूद है आपके क्वेश्चन में। उसके बाद नेट प्रॉफिट है तो उसको ऐड करेंगे, अगर नेट लॉस है तो उसको लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी टोटल ऑनर सिक्योरिटी जो है वो कंप्लीट हो गई थी, और यहाँ पे हमने टोटल एसेट टोटल इक्विटीज़ भी हमने टोटल कर ली जो कि इक्वल आई हैं। ठीक है, सो आपकी बैलेंस शीट जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट बता दी क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, कि ड्राइंग वगैरह को ना कभी ऐड वगैरह कर लेते हैं, या ये करते हैं कि भाई कभी ड्राइंग जो वो ऐड हो सकती है, कभी ड्राइंग ऐड हो ही नहीं सकती, ड्राइंग हमेशा लेस ही होगी। बस ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस का होता है कि नेट लॉस है तो लेस होगा और नेट प्रॉफिट है तो वो ऐड होगा, बस ये। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम एडजस्टिंग एंट्रीज पर आते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो थी हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज का पैटर्न आप पूरा बनाएंगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहली एडजस्टिंग एंट्रीज जो थी हमारी वो थी इंश्योरेंस एक्सपायर्ड की। जब ऊपर प्रीपेड है और नीचे एक्सपायर्ड दिया हुआ है तो हम इंश्योरेंस एक्सपेंस की एंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे और जो अमाउंट होगी उसी अमाउंट पर। तो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर दी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 2500 टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। ठीक है, सेकंड एंट्री थी हमारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर 6500। इसकी तो फिक्स होती है एंट्री। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 6500 टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर, इसकी एंट्री थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, हर दफ़ा फॉर द ईयर की फिक्स एंट्री नहीं होगी। अब यहाँ पर ये था कि भाई 5,000 का सैलरी एक्सपेंस था और नीचे हमें और ज़्यादा बताया हुआ है कि 5,000 का नहीं था, एक्चुअल जो था वो 7,000 का था। तो यहाँ पर हमने जो अमाउंट लेस करी थी वो किसी करी थी, पेबिल की, कि 2,000 जो थे वो हमें नेक्स्ट डे जाके पे करने हैं। सो यहाँ पर पेबिल वाली एंट्री बनेगी। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबिल क्रेडिट, 5,000 को 7,000 से हमने माइनस किया तो 2,000 की पेबिल वाली एंट्री हमने बना दी टू एडजस्ट सैलरी पेबिल। ठीक है, ये 5,000 एंड 7,000 आप माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आपकी जो है वो फोर्थ एंट्री आपकी जो होगी वो भी रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर की, लेकिन यहाँ पे पेबिल वाली एंट्री नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर पेबिल वाली एंट्री नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन अलग थी। यहाँ पे ये था कि रेंट एक्सपेंस 5,000 का था। ठीक है, तो रेंट एक्सपेंस यहाँ पे 5,000 का था और नीचे हमें जो एडजस्टमेंट के डेटा में दिया गया था वो कम दिया गया था। इट्स मीन कि हमारा रेंट एक्सपेंस कम हुआ था और हमें डेटा में ज़्यादा बता दिया गया। ठीक है, हमें जो ऊपर डेटा दिया गया है उसमें हमें ज़्यादा बताया है। ठीक है, 5,000 का और नीचे कम का है। तो 5,000 का वो बता रहे हैं। ठीक है, 5,000 का वो बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भाई साल का तो सिर्फ 4,000 का हुआ है। तो 1,000 कहाँ गया? वो 1,000 क्या हुआ? प्रीपेड, अभी भी वो प्रीपेड है। ठीक है, तो इसकी प्रीपेड वाली एंट्री बनेगी। और प्रीपेड वाली एंट्री किस तरीके से होती है? जैसे रेंट था तो प्रीपेड रेंट डेबिट हो जाएगा, रेंट एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट हो जाएगा और अमाउंट को यहाँ भी माइनस करेंगे कि 5,000 का रेंट एक्सपेंस था लेकिन एक्चुअल 4,000 का हुआ था। दोनों अमाउंट को हमने माइनस किया तो 1,000 का जो है वो प्रीपेड है। ठीक है, तो सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक पेबल वाली एंट्री बनती है एक में, और एक में जो है वो प्रीपेड वाली एंट्री होती है। लेकिन यहाँ पे रेटिफिकेशन नहीं हो सकती, यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि वो एंट्रीज पेबल वाली कब होती है और वो वाली एंट्री प्रीपेड वाली एंट्री जो है वो कब होती है। ठीक है,
तो एक हिंट मैं आप लोगों को बता दूं इस तरीके से कि अगर ऊपर एक्सपेंस जो है वो कम है और नीचे एक्सपेंस ज़्यादा दिया गया है, इट्स मीन कि पेबल वाली एंट्री है। और अगर ऊपर एक्सपेंस ज़्यादा है और नीचे एक्सपेंस कम है तो इट्स मीन कि वो प्रीपेड वाली एंट्री है। ठीक है, ये एक हिंट है जिसे आप पहचान सकते हैं कि पेबल वाली एंट्री कौन सी है और प्रीपेड वाली एंट्री कौन सी है। सो यहाँ पे फोर्थ एंट्री जो है वो बना ली है। अब हम फिफ्थ एंट्री पे आ जाते हैं, वो थी ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड की। अब अगर देखा जाए तो ऑफिस सप्लाईज 8000 जो है पर प्रीपेड है और ऑन हैंड का भी मतलब प्रीपेड ही होता है, तो यहाँ पे प्रीपेड ही है। तो 8000 का प्रीपेड था, अब रह गया 3000 का, तो बाकी के जो 5000 है वो एक्सपेंस में चेंज हो गए। सो यहाँ पर ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड को देने का मकसद ये है कि यहाँ पर एक्सपेंस वाली एंट्री रिकॉर्ड होगी। और एक्सपेंस वाली एंट्री किस तरीके से रिकॉर्ड होगी कि ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज प्रीपेड क्रेडिट, 8000 को 3000 से माइनस करने के बाद हमें 5000 से वो एंट्री रिकॉर्ड करनी है और टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है वो ऑफिस सप्लाईज के 8000 को 3000 से माइनस किया, तो हमें पता चल गया कि किस अमाउंट से जो है वो एक्सपेंस हो गए। सो हमें पता चला कि 5000 से एक्सपेंस हो गए। तो हमने नरेशन बना दी टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। अब 6 एंट्री जो वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एंडिंग इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो एंडिंग है उसकी जो एडजस्टिंग एंट्री होती है वो ये होती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 85,000 जो अमाउंट डेटा फॉर एडजस्टिंग में दी गई है वही अमाउंट हम लिखेंगे। और नरेशन बना दें टू एडजस्ट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। ठीक है, ये हमारी जो है वो एडजस्टिंग एंट्री कंप्लीट हो गई है। बस फॉर द ईयर वाली एंट्री पे फोकस करिएगा, उसको समझिएगा। ठीक है, और हिंट भी बता दी है कि अगर आप ये हिंट यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी पेबल वाली और कौन सी प्रीपेड वाली है। अब आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज कंप्लीट हो गई। रिक्वायर्ड में हमसे 4 रिक्वायर्ड कही थी, प्रीपेड इनकम स्टेटमेंट, प्रीपेड क्लासिफाइड बैलेंस शीट, एडजस्टिंग एंट्रीज। 3 रिक्वायरमेंट हो चुकी हैं। अब हम 4th रिक्वायरमेंट पे आते हैं। 4th थी हमारी क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज भी बहुत ईजी हैं। क्लोजिंग एंट्रीज की आपने हेडिंग डाली, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। ठीक है, नंबर 1 एंट्री कौन सी होती है? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट होता है और सारे एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड पे जाएंगे। एक्सपेंसेस हम ऊपर डेटा से देखते हुए आएंगे। जैसे सबसे पहले एक्सपेंस था हमारा सैलरी, सबसे पहला जो एक्सपेंस था वो था मर्चेंडाइज ओपनिंग 80,000 का। ठीक है, सो हमने लिखा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग 80,000 क्रेडिट साइड पे लिख दिया। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक्सपेंस हमारा है परचेजेस 2,50,000, परचेजेस 2,50,000। इसके बाद अगर देखें सर्विस एक्सपेंस 5,000 का है, लेकिन नीचे बताया हुआ है कि 7,000 का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा सैलरी एक्सपेंस 5,000 प्लस 2,000 7,000। ये 5,000 का जो एक्सपेंस था वो तो हमें अनएडजस्टेड डेटा में बताया था। 2,000 का जो था वो पेबल था जो हमें नेक्स्ट ईयर जाके पे करना है, तो दोनों को हमने प्लस किया। इस वजह से सैलरी एक्सपेंस जो हो गया फॉर द ईयर का वो 7,000 होता है। इसके बाद है रेंट एक्सपेंस 5,000, लेकिन नीचे डेटा में हमें 4,000 का बताया हुआ था, तो हमने यहाँ पे क्या करें कि भाई रेंट एक्सपेंस देखिए हमने लिखा 5,000 का बताया गया था, लेकिन 1,000 का उसमें से अभी भी प्रीपेड था, इसलिए हमारा सिर्फ 4,000 का इस साल जो है रेंट एक्सपेंस हुआ। ठीक है, 5,000 का रेंट एक्सपेंस था, प्रीपेड उसमें से 1,000 का था। दोनों अमाउंट को हमने जब माइनस किया तो हमें पता चला कि भाई रेंट एक्सपेंस जो फॉर द ईयर का है वो 4,000 का है। ऊपर से हमारे देखा जाए तो सारे एक्सपेंसेस हमने ले लिए हैं। अब डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आ जाता है। अब हम इंश्योरेंस एक्सपेंस लिखेंगे। देखें, अब हमारे जो अनएडजस्टेड डेटा दिया गया था उससे हमने सारे एक्सपेंसेस पिक कर लिए। अब हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में सबसे पहले इंश्योरेंस एक्सपायर्ड था जो कि 2,500 का था। ठीक है, ऊपर हमें प्रीपेड दिया गया था, लेकिन जब नीचे एक्सपेंस हो तो हम एज इट इज़ वही अमाउंट लेके जो है वो यहाँ पे एंट्री में लिख देंगे कि इंश्योरेंस एक्सपेंस जो हुआ है वो 2,500 का हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था 6,500 का, हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखे फर्नीचर 6,500। इसके बाद सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर की एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया, रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर की एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया। ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड, ऊपर ऑफिस सप्लाई जो दी गई थी वो 8,000 की दी गई थी। अब वो कह रहे हैं कि ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड है 3,000, तो बाकी के जो 5,000 है वो एक्सपेंस में चेंज हो गए। सो यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। यहाँ पर भी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि 8,000 का ऑफिस सप्लाईज था प्रीपेड, जो कि अब सिर्फ 3,000 का बचा है, तो 5,000 का जो है वो एक्सपेंस में चेंज हो गए। सो ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस लिख के हमने 5,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हम ये कंपटीशन शो कर देंगे। ये थोड़ा लाइट हो गया था, मैंने इसको डार्क कर दिया।
5000। ठीक है, आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करते हैं, हम सबको टोटल करते हैं और उन अमाउंट को डेबिट साइड पे लिख देते हैं। जब इन तमाम अमाउंट को हमने प्लस करा तो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया 3,55,000 टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट्स। ठीक है, सेकंड में हमने क्या लिखना है, सेकंड में सारी इनकम क्लोज होती हैं। इनकम यहाँ पे भाई कौन कौन सी है, सेल्स से 4 लाख की, सेल्स 4 लाख। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई इनकम नहीं है। ठीक है, सिर्फ सेल्स थी। अब हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट बना जाते हैं। नहीं, यहाँ पर एक थी परचेज रिटर्न, देखिए 1500 की, ये एक इनकम है। परचेजेस जिस तरीके से एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट वो इनकम होता है। तो यहाँ पे हमने परचेज रिटर्न लिखा 15,000 का। लेकिन उससे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग लिख दी मैंने 85,000 की, जो कि एक इनकम होती है, इसलिए हम इनकम में लिखते हैं 85,000। तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही इनकम्स थी, एक सेल्स थी, एक मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग थी, एक परचेज रिटर्न थी। यहाँ पे मैंने नंबरिंग थोड़ी वो कर दी, जैसे कि सेल्स के बाद मुझे परचेज रिटर्न लिखना चाहिए था, फिर इन्वेंट्री लिखनी चाहिए थी एंडिंग। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि इन नंबरिंग में आप जो मिस्टेक वगैरह हो जाए तो कोई बात मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है, वो एग्जाम्स में कोई नंबर वगैरह नहीं कट होते। बस यहाँ पर आप बस ख्याल रहे कि सारे एक्सपेंसेस सारी इनकम यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, बस ये एक जो है ना इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, सेल्स आपने लिखी 4 लेके, मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री हो गई, परचेज रिटर्न हो गई। अब देख लेते हैं कि भाई कोई एक्सपेंसेस कोई इनकम हो, इनकम तो यहाँ से कोई मिस नहीं हो रही हमसे। तो देखा जाए तो अनएडजस्टेड डेटा में कोई इनकम नहीं थी, सिर्फ 2 इनकम थी, वो हमने लिख ली है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में तो कोई इनकम थी ही नहीं, सिर्फ एक यहाँ पे थी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 31 दिसंबर 2005 85,000 की। ठीक है, हमने ये तीनों इनकम्स यहाँ पे लिख ली। इन तीनों अमाउंट को हम प्लस करेंगे और क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। तो ये तीनों अमाउंट हमने प्लस करी और क्रेडिट्स, तो इन टोटल अमाउंट आई 5 लाख की, जो कि हमने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के अकाउंट से क्रेडिट साइड पे 5 लाख रिकॉर्ड कर लिया टू क्लोज ऑल इनकम अकाउंट्स। अब थर्ड एंट्री क्या होती है, अगर प्रॉफिट है तो उसको क्लोज कर दें, लॉस है तो उसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारी इनकम ज़्यादा है और हमारे एक्सपेंसेस कम है, तो इट्स मीन कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ है। तो नेट प्रॉफिट को क्लोज करने की क्या एडजस्टिव वो क्लोजिंग एंट्री होती है कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, कैपिटल क्रेडिट और वैल्यूज यहाँ पे माइनस करके दिखाते हैं कि 5 लाख जो हैं वो हमारी इनकम थी और हमारे जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो 3,55,000 है। ठीक है, तो हमें जो इनकम वो जो हमें नेट इनकम हुई, नेट प्रॉफिट हुई, वो हुई 1,45,000 की। जो हमने इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट करी सेम वही इनकम यहाँ पे आ रही है और इनकम सेम ही होनी चाहिए। अगर इनकम स्टेटमेंट में इनकम है तो क्लोजिंग एंट्री में भी इनकम ही होनी चाहिए, और अगर इनकम स्टेटमेंट में नेट लॉस आ रहा है तो यहाँ पे भी नेट लॉस ही आना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट को क्लोज करने की क्लोजिंग एंट्री है वो एक दफ़ा मैं अगेन आप लोगों को बता रही हूँ कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट होगा एंड कैपिटल क्रेडिट होगा टू क्लोज नेट प्रॉफिट। कंप्यूटेशन यहाँ पे शो करके दिखा दिएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो कंप्लीट हो गया है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लास्ट क्वेश्चन था। ओके, अल्लाह हाफिज़।